पत्रकारिता में मेरे लगभग 27 साल हो गए। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई किसी को पत्रकार बना नहीं सकता। मेरे पिताजी ट्रेड यूनियन लीडर रहे। अच्छा। तो इस वजह से हमारे घर में राजनीतिक लोगों का आना जाना, मजदूरों का आना जाना, ये सब ज्यादा रहता था। मेरे पूरे व्यक्तित्व निर्माण में पिताजी की बहुत भूमिका है, खास करके जो पत्रकार बना उसमें तो बहुत बड़ी भूमिका है। सुभाष चंद्र बोस, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जमशेदपुर में उन्होंने ट्रेड यूनियन किया, मजदूरों के लिए आवाज उठाई। लेकिन जब हम गए तो हमें बताया गया कि नहीं, पिताजी का टाटा समूह में काम करना जरूरी शर्त है। अच्छा। तो एडमिशन नहीं हुआ। मैं तो पिताजी तो सरकारी नौकरी में थे ना? नहीं, मेरे पिताजी ट्रेड यूनियन नौकरी में नहीं, नौकरी हड़ताल में अपनी नौकरी गंवा दी थी। अच्छा। 1969 हमारे जन्म से पहले उन्होंने 1969 की हड़ताल बहुत ऐतिहासिक मानी जाती है। वेज रिवीजन जो है तभी शुरू हुआ और पूरे देश में वेज रिवीजन का सिलसिला उसी हड़ताल के बाद शुरू हुआ। कितने साल नौकरी करी उन्होंने और कितना साल ये आंदोलन किया? नौकरी तो बमुश्किल 1.5 साल 2 साल उन्होंने की बस। स्वागत है सर हमारे चैनल एम टॉकिंग पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा कि आपकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई थी और आज आप कई सारे टीवी डिबेट्स में जाते हैं और दलितों के बारे में आवाज़ उठाते हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, पत्रकारिता में मेरे लगभग 27 साल हो गए और इन 27 साल में ओवरऑल अनुभव जो है हम इसे अच्छा कहेंगे। अच्छा इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने एक बहुत छोटे स्तर से, छोटे शहर से पत्रकारिता शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय टीवी चैनल में, अलग अलग भूमिकाओं में हमने उसका निर्वहन किया और मुझे लगता है कि उसके बाद सार्वजनिक जीवन में भी उन अनुभवों को लेकर हम सामने आए, जिसमें पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता के बच्चों को हमने पढ़ा भी रहा हूँ और इसके अलावा टीवी चैनल पर एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। तो ये संतोष कर सकते हैं हम कि जो उपलब्धि रही है समाज के लिए रही है, जिस मकसद से हम पत्रकारिता में जुड़े, किसी हद तक हमने उसको पूरा। सेटिस्फाई हैं आप अब तक के जर्नी से? आप अपने पत्रकारिता से, इस करियर से सेटिस्फाई हैं आप? हाँ, 2 पहलू होते हैं किसी भी करियर को जब हम बोलते हैं। अच्छा। एक आर्थिक पहलू होता है, दूसरा दायित्व का पहलू होता है। तो दायित्व के पहलू से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और आर्थिक पहलू से वो संघर्ष का क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत संतुष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम संतुष्ट हैं। क्या सोच करके जो करियर की जब आपने शुरुआत करी थी, तो एक फेज आता है कि जब बाल बच्चों से या फिर छोटे बच्चों से लोग पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या सोचा है करियर के बारे में, तो आपका ये पत्रकारिता का रुझान कैसे आया? मतलब देखिए मृत्युंजय जी, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई किसी को पत्रकार बना नहीं सकता। जैसे नेता हम बना नहीं सकते किसी को, एक स्वाभाविक गुण होना। आपको कब लगा था कि मुझे पत्रकारिता में आनी चाहिए? क्या देख करके आपने शुरुआत कर दी? जी हाँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही, मेरे पिताजी ट्रेड यूनियन लीडर रहे। अच्छा। तो इस वजह से हमारे घर में राजनीतिक लोगों का आना जाना, मजदूरों का आना जाना, ये सब ज्यादा रहता था और अखबार पढ़ने का बचपन से ही शौक रहा। आदत बन गई, शौक नहीं आदत हो गई। तो आदत होने से मुझे तो लगता है कि पत्रकारिता के लिए मुझे अखबार ने ही प्रेरित किया। अच्छा। क्योंकि जब मैं खबर पढ़ता था तो उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, एक रिएक्शन होते थे। तो वो अखबार पढ़ने की आदत ने ही मुझे पत्रकार बनाया। कौन सा अखबार पढ़ते थे? सबसे पहला अखबार कौन सा था आपका?
स्थानीय स्तर के अखबार और राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो टेलीग्राफ मैंने पढ़ा, टेलीग्राफ पढ़ा था। और लगातार टेलीग्राफ से लगाव रहा। और स्थानीय स्तर पर उदितवाणी हुआ करता था, प्रभात खबर हुआ करता था, ये सारे अखबार हमने। पिताजी का सफर आपको कैसे प्रेरित करता है? बल्कि मुझे लगता है कि मैंने मैट्रिक से पहले ही जो पढ़ाई की, और अदर देन सिलेबस इधर उधर बहुत सारी किताबें, कैपिटल पढ़ लेना, मार्क्स की जीवनी पढ़ लेना, टॉल्स्टॉय को पढ़ लेना, और थोड़ा सा वामपंथी साहित्य कह सकते हैं कि हमने ज्यादा पढ़ लिया। और इसमें मेरे पिताजी का योगदान ज्यादा था। कैसे? तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं सुनाया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है विभिन्न देशों के बीच में, उसमें जो शीत युद्ध होता था, दो समूह होते थे, सोवियत संघ और अमेरिका, ये सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे मैट्रिक आते आते डाल दिया था। अच्छा। एक तरह से बचपन से ही तरह तरह की कहानियां सुना करके। तो ये जो योगदान तो है। कहानी सुनने के लिए आप जाते थे या फिर पिताजी खुद बुलाते थे कि आओ ये आज तुम्हें ये बताता हूँ? रुचि किधर से ज्यादा रहती थी? मुझे लगता है कि पिताजी का इंटरेस्ट ज्यादा रहता था। हाँ। और वो मुझे, आप भागते नहीं थे इन चीजों से? उनकी शैली अच्छी रहती थी। मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब उन्होंने मुझे इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा। तो मैं इन्वॉल्व हो जाता था और इस तरीके से बातचीत बढ़ती जाती थी, और धीरे धीरे वो दिलचस्पी में बदल गई। फिर अखबारों से मैं सवाल उठाता था, जो भी क्वेरीज होती तो पिताजी से पूछता था। तो इस वजह से मेरे पूरे व्यक्तित्व निर्माण में पिताजी की बहुत भूमिका है, खास करके जो पत्रकार बना उसमें तो बहुत बड़ी भूमिका। बचपन कहाँ बीता आपका? बचपन मेरा जमशेदपुर शहर है, झारखंड में अब है, पहले बिहार में हुआ करता। क्या बात कर रहे हैं, मैं भी वहीं से हूँ। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मुझे सच में नहीं पता था आपका बचपन जमशेदपुर में बीता है। हाँ, जमशेदपुर में कहाँ रहते थे आप? जमशेदपुर में बहुत पुरानी बस्ती है। हाँ। 10 नंबर बस्ती। 10 नंबर बस्ती। और 10 नंबर बस्ती का जिक्र आते ही एक बात बताना जरूरी है, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, कि अंग्रेजों के जमाने में 10 नंबर एक धारा हुआ करती थी, जिसमें कि जितने चोर उचके टाइप के लोग होते थे उसमें वो धाराएं लगा दी जाती थी। और ऐसे लोग इस बस्ती में बसा दिए गए थे और रहने लगे थे। तो इसका नाम 10 नंबर बस्ती पड़ा, जो अच्छा। आज तक है। तो ये बहुत पुरानी बस्ती है, और यहाँ की जो जमीन है वो टीन प्लेट कंपनी के पास है, टाटा समूह के पास है। और आज भी वो उससे 1 रुपया किराया लिया करती थी जमीन के बदले में। तो वो यानी हक जताने के लिए। अब तो काफी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर कंपनी की तरफ से दी जाने लगी है। जी जी। हाँ। बहुत सारी सुविधाएं। और जमशेदपुर का पूरा जो है, वहाँ तो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट कभी रहा नहीं, टाटा ने ही पूरा देखा जमशेदपुर को, इसलिए इस टाटा का शहर कहते हैं, टाटा नगर। जमशेदपुर जो नाम है वो भी जमशेद जी आदिल टाटा के नाम से है। एग्जैक्टली। टाटा भी नाम है तो आप उनके ही नाम से है। तो ये शहर देश में बहुत पुराने शहर में से एक है, 1907 में बसा हुआ शहर है। पढ़ाई कहाँ से, कौन से स्कूल से करी आपने? मैंने 10 नंबर बस्ती में ही सरकारी स्कूल हिंदुस्तान मित्र मंडल, अच्छा, उस स्कूल में पढ़ा। और उस स्कूल की खासियत ये थी कि उस स्कूल में एक क्लब है, हिंदुस्तान मित्र मंडल क्लब, बोलचाल में लोग बिहारी क्लब बोलते हैं। अच्छा। तो उस क्लब का संबंध ऐतिहासिक है कि सुभाष चंद्र बोस भी उस क्लब में आया करते थे। सुभाष चंद्र बोस, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जमशेदपुर में उन्होंने ट्रेड यूनियन किया, मजदूरों के लिए आवाज उठाई। और भी बड़े बड़े नाम हैं। कॉमरेड केदार दास का नाम जमशेदपुर में मजदूर नेता के रूप में बहुत इज्जत से लिया जाता है। माइकल जॉन है जो INTUC से जुड़े रहे, उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। ये सारे लोग इस क्लब से जुड़े रहे, तो ये इसका महत्व था। और इस स्कूल में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, तो मैं फक्र महसूस करता हूं। वहाँ जमशेदपुर में तो कई सारे मतलब न्यू कमर लीडर्स होते हैं जो मजदूरों का दामन थाम के, मतलब कहते हैं कि वो मजदूरों के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ऐसे तो कई सारे नेता खड़े हुए हैं, और आज भी उस क्षेत्र में कई सारे अपने आप को समाज सेवी कहने वाले लोग हैं इस क्षेत्र में। देखिए मृत्युंजय जी, एक बेसिक बात है कि जमशेदपुर जैसे शहर में
राजनीति करने के लिए आप मजदूरों से हट करके कोई राजनीति नहीं कर सकते, नेता नहीं बन सकते। ट्रेड यूनियन एक महत्वपूर्ण चीज है। इवन राजनीतिक दल भी जब वहाँ टिकट का बंटवारा करते हैं तो ट्रेड यूनियन कोटा रखते हैं, INTUC कोटा, एटक कोटा, तो उससे मजदूरों के प्रतिनिधित्व को एक तरह से जगह मिलती है राजनीति में। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि राजनीति मजदूर के नाम पर होती है, और सही और गलत तो हर जगह है, लेकिन जहाँ माइकल जॉन, केदार दास और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने काम किया हो तो वहाँ हम समझते हैं कि विरासत बहुत समृद्ध है। याद आता है जमशेदपुर आपको? बहुत समय तक तो हमेशा ही याद ऐसा आता रहा कि लगता था कि कब मौका मिले और उड़ जाएं और वहीं चले जाएं। लेकिन होता क्या है कि जब गृहस्थी में व्यक्ति फंसता है तो फिर बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों का वो लगाव जमशेदपुर से नहीं होगा जो जमशेदपुर में जन्मा हो। मैं पूछने वाला था आपसे, बच्चों को कैसा लगता है जमशेदपुर? तो निश्चित रूप से बच्चे की कोई ललक नहीं होती जमशेदपुर जाने की, और मेरी होती है तो उसमें बच्चे ही जीतते हैं, मैं हार जाता हूँ। गांव कहाँ रहा है आपका? देखिए, मैं बिहार के बेगूसराय जिले से संबंध हमारे पापा का उनके पापा का रहा, और मेरा संबंध बहुत कम रहा बेगूसराय से। मेरा जमशेदपुर से ज्यादा रहा। मेरा जन्म भी जमशेदपुर में हुआ। वो कैसा लगता है आपको बेगूसराय? तो मैं बेगूसराय बस गेस्ट अपीयरेंस हमारा रहा। जब कुछ फंक्शन हो जाए परिवार में तो मैं कभी चला गया उस तरह से। तो मैं बेगूसराय के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वहां जाने से एक अच्छा फील होता है। हाँ। ये तो मैं कहूँगा एहसास जो है ना वो मुझे बेगूसराय पहुंचने से बहुत अच्छा होता है। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, हमें गांव अच्छा लगता था जब मैं जमशेदपुर में रहता था। अब मैं दिल्ली आ गया हूँ तो मुझे जमशेदपुर अच्छा लगता है ज्यादा। तो नेचुरली जहाँ हमारा वक्त बीतता है, जहाँ हमारे संगी साथी होते हैं तो वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वक्त ही है जो इस बेचैनी को खत्म भी कर देता है। जितना लगाव जमशेदपुर से तुरंत दिल्ली आने पर था हमारा, उसमें तो क्रमशः कमी आई है। और कमी क्यों आती, मैं छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल चली जाती है, तो उसको बार बार मायके में आने का मन करता है। लेकिन जैसे घर में बच्चा होता है तो संतान जो है पहली प्राथमिकता होती है हर माँ बाप की, माँ की तो एकदम खास करके बिल्कुल। तो उसकी प्रायोरिटी वहां हो जाती है। उसके बाद उसको पालने में कुछ समय बीत जाता है। ये जो समय बीतता है 8-10 साल 15 साल, इस दौरान 15 साल में बाद जब उसका जाना होता है लड़की का अपने मायके में, तो तब उसको मन नहीं लगता, क्योंकि उसके सारे दोस्त जानने वाले बिखर चुके होते हैं। किसको जाए, किससे मिले, किसको अपनी बातें शेयर करें। तो इसके बाद फिर क्रमशः उसका जाना बेहद कम हो जाता है। यही प्रकृति है। अगर ये लगाव लगातार नहीं बना के रखा जाए, लगाव छूटने का सिलसिला, तब ग्रोथ ही ना हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर चाहे सामाजिक स्तर पर। अच्छा, स्कूल में आपका पसंदीदा विषय कौन सा था? मुझे इतिहास बहुत हमेशा अच्छा लगा, जैसे आपने कैरी किया आज तक। जी, और इतिहास अच्छा लगा। हालांकि एक साइंस पढ़ो वाले माहौल में हमने ISC कर लिया, फिर BA किया। ISC किया आपने? ISC किया, मैंने साइंस से इंटरमीडिएट किया, फिर हमने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो आर्ट्स साइंस दोनों का है। अच्छा, तो गणित कैसा लगता था आपको? मैथमेटिक्स मुझे बनाने में बहुत मजा आता था, लेकिन एग्जाम में मुझसे कुछ न कुछ गफलत हो जाती थी। मैं मतलब 60 से 70% के बीच नंबर लाने वाला रहा मैथ्स। उस समय तो 60-70 नंबर काफी होते थे। हाँ, लेकिन मैथ्स में एक्सपेक्ट किया जाता था सबसे बेस्ट हो। हाँ, तो सबसे बेस्ट हाँ, क्योंकि ग्रेस मार्क उसमें मिलते थे। हाँ, इकोनॉमिक्स में आता था या फिर लिटरेचर में आता था। मैथ्स में कभी हाईएस्ट नंबर आया हो ऐसा नहीं हुआ। उसमें एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, स्टेप मार्किंग आपको मिल जाती है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन। अच्छा, मास्टर जी याद आते हैं कोई कैरेक्टर? जैसे कि हमारे स्कूल में कई सारे कैरेक्टर थे, तब के मास्टर जी होते भी थे। बिल्कुल,
मास्टर जी में याद कई लोग आते हैं जिसमें, लेकिन कम से कम 2-3 टीचर हैं जिनको मैं बहुत शिद्दत से याद करता हूँ और लगाव भी है और हम कनेक्ट भी हमारा बना हुआ है। एक तो राजदेव सिन्हा सर रहे जिन्होंने भाषा के मामले में मुझे समृद्ध किया। उनके बोलने की जो शैली होती थी, इतना शुद्ध बोलते थे, इतना स्पष्ट बोलते थे कि हर शब्द जो है स्पष्ट रूप से उनकी बोलने में आ जाता था। यानी सुनते रहिए ऐसा मन करता था। मैं सोचता था मैं भी उनके जैसा बोलने वाला बनूं। तो ये प्रभाव मुझ में बहुत रहा और इसका असर हुआ कि मेरी भाषा जो है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों पर असर रहा। मैं संस्कृत भी एक समय में मुझे बहुत मजा आता था, हालांकि अब छूट गया, लेकिन संस्कृत जानने से ये होता है कि हिंदी स्वतः अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगा कि हिंदी में हमने एक समय कमांड हासिल कर लिया था और ये सारी चीजें मैट्रिक होने तक हो गई। ऐसा नहीं कि मैंने बाद में कुछ डेवलप किया हो। मैट्रिक तक मैं अच्छा स्टूडेंट कह सकता है कि मैं था। अपने स्कूल का तो टॉपर था ही। जमशेदपुर स्तर पर भी जब मैट्रिक में रिजल्ट निकला तो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ आरडी टाटा स्कूल हुआ करता था। अब है ना, अब वहाँ पर आपका डिप्लोमा, हाँ डिप्लोमा का कोर्स करवाते हैं। हाँ जी, हाँ तो वो स्कूल हुआ करता। मेरा बहुत मन था कि आरडी टाटा स्कूल में पढूं। मेरे आसपास के लोग जो जिनके माँ पिताजी नौकरी करते थे उस दौर में, वो बहुत अच्छा स्कूल जाना जाता था। एडमिशन के लिए होता, लेकिन जब हम गए तो हमें बताया गया कि नहीं, पिताजी का टाटा समूह में काम करना जरूरी शर्त है। अच्छा, तो एडमिशन नहीं हुआ। मैं तो पिताजी तो सरकारी नौकरी में थे ना? नहीं, मेरे पिताजी ट्रेड यूनियन नौकरी में नहीं, नौकरी हड़ताल में अपनी नौकरी गंवा दी थी। अच्छा, 1969 हमारे जन्म से पहले उन्होंने 1969 की हड़ताल बहुत ऐतिहासिक मानी जाती है। वेज रिवीजन जो है तभी शुरू हुआ और पूरे देश में वेज रिवीजन का सिलसिला उसी हड़ताल के बाद शुरू हुआ। तो उसमें उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई थी। तो हमारा उस किस्म से रहा। तो मैं वो इंटरेस्टिंग बात बताने, हाँ आप आते हैं उस पे वापस। हाँ, कि स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं हिंदुस्तान मित्र मंडल में रह गया, वहीं पढ़ता रहा। तब जब मैट्रिक का रिजल्ट हुआ तो मैं अपने स्कूल में तो टॉपर था ही, आरडी टाटा स्कूल के टॉपर से भी अच्छा नंबर आया था। तो पूरे जमशेदपुर में 6ठे नंबर पर मेरी रैंकिंग रही थी, जो अखबारों में निकली थी। और वहाँ स्कूल एडमिशन्स के समय में टॉपर्स की लिस्ट होती है कहाँ क्या, तो उसमें सामने आया था। तो मुझे बड़ा सुकून हुआ कि चलिए, जिस स्कूल ने मुझे दाखिला नहीं दिया उसके टॉपर से मैंने बेहतर नंबर हासिल किया। अच्छा, अब वापस आते हैं उस सवाल पे। पिताजी के सफर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। मेरे पिताजी स्वभाव से परिवर्तनकारी रहे। उन्होंने जब आंदोलन करते हुए नौकरी छोड़ी तब क्या हुआ था? मजदूरों के लिए वो आवाज उठाने लगे और हड़ताल हो गई। नौकरी क्या करते थे जो नौकरी गई? ट्यूब कंपनी में। वो ट्यूब कंपनी में जो उस मजदूर होते थे, जो हॉट मिल और कोल्ड, अब तो कोल्ड मिल आ गया, उस समय हॉट मिल होता था, उसी में वो काम किया करते थे और सिंपल मजदूर थे। उसमें काम करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो शोषण है उसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने गोलबंद किया लोगों को, हड़ताल की, लंबे समय तक हड़ताल चली। सिर्फ ट्यूब नहीं, पूरे टाटा समूह के सारी कंपनियों में एक साथ हड़ताल हुई थी। वो बहुत लंबी हड़ताल मानी जाती है। तो उस हड़ताल में इनकी नौकरी चली गई। इन्होंने इसके नौकरी चले जाने के बाद इन्होंने ट्रेड यूनियन में AITUC को ज्वाइन किया, जो कि लेफ्ट फ्रंट का विंग है, ऑल इंडिया ट्रेड से जुड़ा हुआ विंग है। तो उसमें वो उन्होंने लगातार काम किया। बाद में भी कई बार पूरा जीवन ही जमशेदपुर के सिंहभूम के अलग अलग हिस्सों में, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम जो आज है, पहले सिंहभूम ही हुआ करता था। तो सिंहभूम इतना बड़ा जिला है कि आप समझिए कि बहरागोड़ा से अगर आप किरीबुरू जाएं तो
आज चलेंगे तो कल पहुंचेंगे, इतना बड़ा जिला है। तो वो दो हिस्सों में बटा, पूर्वी पश्चिम पूर्वी मिला। तो पश्चिमी सिंहभूम में कीरीबुरु, मेघाहातुबुरु, इन सब इलाकों में जो नोआमुंडी, इन सब माइंस मजदूर, इन सब का नेतृत्व मेरे पिताजी ने किया। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला मऊ भंडार में जो आईसीसी वर्कर्स यूनियन है उसके वो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे। तो पूरा जीवन उन्होंने मजदूरों के बीच में ही काम करते हुए। कितने साल नौकरी करी उन्होंने और कितना साल ये आंदोलन किया? नौकरी तो बहुत मुश्किल 1.5 साल 2 साल उन्होंने की बस। वो दौर कैसा था? मतलब आपका जन्म हो गया था? आप कितने भाई बहन? मेरे जन्म के पहले की बात है। अच्छा, आपके जन्म से पहले ही नौकरी चले गए थे? बिल्कुल। और भाई बहन आपके? हम 2 भाई 1 बहन। हमसे बड़े 2 साल बड़े अमर कुमार सिंह, हमसे 2 साल छोटी रूपम कुमारी। बड़े भाई इसमें यूट्यूब की दुनिया में एक शिक्षक के रूप में अमर सर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। और वो बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा। और हजारों स्टूडेंट्स उनके पीओ बन के या बैंकिंग में कहीं नौकरी, अच्छा, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वो बैंकिंग पढ़ाते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स हैं। मेरी छोटी बहन मीडिया में है, फिलहाल एडिटर जी में वर्क कर रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी पत्रकार है। तो मतलब वो दौर कैसा रहा? थोड़ा मुश्किल होता होगा खर्चा चलाना बिना नौकरी के? जरूरतें भी कम रही, दिक्कत रही, और जिस दिक्कत तो बहुत दिक्कत रही। मुझे बाद में पता चला कि दिक्कत कहते किसको है ये तो दिक्कत में रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता। जब आप थोड़े बाद में समझते हैं तब समझ में आता है कि उस समय हम लोग कितनी दिक्कत में रहते थे। जब सुविधाएं मिलती है तब अभाव का पता चलता है। बिल्कुल सही बात। देखिए मृत्युंजय जी, मैं बताता हूँ कि बहुत बाद में मैं अपने एक जानने वाले के पास में गया, जैसे दिल्ली आने के बाद किसी के पास गया। तो उन्होंने कहा कि माई देखी के आइल बने। तो बोले के, तो मेरे घर का नाम बबलू है, तो बबलू आए तो के, तो उनको उन्होंने जो परिचय दिया वो बताने लायक बात। बोले कि वो ही जेपी चा के बेटा जो पैंट पहन, जो फटा हुआ पैबंद लगा हुआ पैंट पहन करके स्कूल जाता था, नहीं याद है? वो वही। हाँ, वो तो बच्चा सब बहुत मेरिटोरियस था, लेकिन अभाव में भी बहुत अच्छा पढ़ गया। तो ये सुन के मुझे लगा कि अच्छा, लोग मुझे इस रूप में जानते हैं कि हम फटा हुआ पैंट वो पैबंद लगा करके जाया करते थे। तब लगा कि हाँ, हम अभाव में हमने जिया। वो सुन के कैसा लगा? आज मतलब फक्र फील करते हैं कि हाँ, उस कंडीशन से निकल करके आज यहाँ पहुंचे हैं। ये फीलिंग कैसी है? निश्चित रूप से ये अच्छी फीलिंग है कि हम यहाँ हैं। लोग उस रूप में भी याद करते हैं तो सम्मान दे करके याद करते हैं। फट्टा पैबंद लगे कपड़े पहनना कोई गुनाह तो नहीं है, नहीं। लेकिन इसके बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस करना, सोसाइटी में जगह बनाना एक उपलब्धि है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी जब मैं 2004 में हुई, जब मैं दिल्ली में आ गया था। तब सहारा समय में नौकरी कर रहा था, तब शादी हुई। तब तो अच्छा दौर था सहारा समय का। हाँ बिल्कुल। जब मैं टेलीविजन में आया प्रिंट मीडिया छोड़कर, तो प्रिंट मीडिया में तब तक मैंने एक सीनियरिटी हासिल कर ली थी, क्योंकि मीडिया में मैं 96 में आ गया था, और 96 से लेकर के दिल्ली की ओर मैं 2001 में एस्टैब्लिश हो गया था। 2001 में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सब जगह काम करते हुए 2003 में मैं सहारा समय ज्वाइन किया। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक, उस दौर में काफी लोग आए थे प्रिंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ज्यादा चलन था नहीं। हाँ, इस बात पे ये बोलना जरूरी है कि जब टेलीविजन मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब मल्टी चैनल्स खुलने लगे एक के बाद एक, तब सहारा समय एक ऐसा समूह था जो एक साथ रीजनल चैनल्स, नेशनल चैनल्स सब लेकर आ रहा था। तो इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार उनको मिल नहीं रहे थे, कहाँ से लाते? तो
उनके पास में प्रिंट से ही, प्रिंट उस समय एक मानक था, अरे प्रिंट में काम किया है इसको जॉब दो। तो हम लोग 5 साल का एक्सपीरियंस जिसको था उसको असिस्टेंट प्रोड्यूसर का पद दिया जा रहा था, उससे कम है तो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और इस तरीके से। तो मेरे पास 6.5 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे असिस्टेंट प्रोड्यूसर का ही पद मिला और मैंने ज्वाइन किया। हालांकि मुझे पद के बारे में कुछ पता नहीं था कि पद क्या होता है, मुझे बस इतना पता था टीवी में जा रहा हूँ और मैं टीवी में चला आया। तो बाद में एहसास हुआ कि मैं मीडिया प्रिंट में मैं जितना बड़ा पद रख रहा था उसके मुताबिक तो मुझे कुछ नहीं मिला। जो मैं छोड़ के आया वो बड़ा पद था, क्योंकि मैं पानीपत में हरियाणा में प्रादेशिक इंचार्ज था, उसको छोड़ के मैं टेलीविजन में आ गया और असिस्टेंट प्रोड्यूसर मैंने ज्वाइन किया। तो फिर भी यहाँ से भी हमने एक ऊंचाई छुई और मैंने मौरी टीवी को लॉन्च किया बिहार जा करके बतौर आउटपुट हेड। मेरे सीनियर मुकेश कुमार जी जो दूरदर्शन फेम है, उनके साथ वो नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ से फिर मैं आगे का सफ़र चलता रहा, मैं न्यूज़ एक्सप्रेस में आया, फिर मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आया जो हमारा आखिरी सफ़र रहा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया जो मैंने छोड़ा, जिस दिन मैं छोड़ रहा था उसी दिन विनोद दुआ जी भी छोड़ रहे थे। हम लोग एक साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हमने छोड़ा। और विनोद दुआ जी का जिक्र इसलिए जरूरी है कि टेलीविजन मीडिया में नौकरी मुझे उन्होंने ही दी थी। तब सहारा समय में विनोद दुआ जी थे और हमारा इंटरव्यू लेना सुब्रत राय जी के छोटे भाई जयव्रत राय जी और विनोद दुआ जी और प्रभात डबराल जी, इन तीनों ने हमारा इंटरव्यू लिया था। तो विनोद दुआ जी से मुझे पहली टेलीविजन की नौकरी मिली और आखिरी टेलीविजन जो है उनके लिए भी वो था और मेरे लिए भी वो था जब मैं नौकरी करते हुए आखिरी दिन एक साथ निकला था। शादी वाले सवाल पे वापस आते हैं जी। शादी कहाँ से हुई? शादी हमारी मुसाबनी से में हमारा ससुराल है और उसी तरीके से जैसे मेरा बेगूसराय में से संबंध गांव से गांव, तो मेरी पत्नी का मुजफ्फरपुर से संबंध है। तो चूंकि मुसाबनी पूर्वी सिंहभूम भी पड़ता है, जमशेदपुर में मेरे पिताजी मऊ भंडार में चूंकि मैंने बताया ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में रहे, तो उसी तरह का संबंध जो है किसी तरह से निकला और मीडिएशन हुआ और शादी हो गई। जमशेदपुर से शादी हुई या गांव से? जमशेदपुर से ही शादी हुई। जमशेदपुर से शादी हुई। तो जब शादी हुई तो कुछ लड़की वालों के एक्सपेक्टेशन थे, जाहिर सी बातें होंगे। बिल्कुल। क्या डिमांड? लड़की वालों ने तो यही देख के शादी की कि सहारा समय में जॉब है और तब मेरी सैलरी 10,000 थी और वहाँ एक एग्जाम पास 2004 में शादी और बल्कि 10,800 रुपए थी मेरी सैलरी जब शादी हो रही थी। दिल्ली में रह करके 10,800 में, तब महंगा नहीं था दिल्ली? तब ये अच्छी सैलरी थी, तभी अच्छी सैलरी थी। और उस समय एक ड्यू था 1,000 रुपए और बढ़ना। तो कुल मिला के हमने शादी के बाद सैलरी बढ़ती थी, था कि 11 के करीब है और 1,000 12,000 हमारी सैलरी है या 2 महीने बाद होने वाली है, यही समझाया था। तो ये बढ़ने वाली थी या शादी के बाद बढ़ती थी वो? हाँ, ये था कि शादी हो जाने पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलता था। आपकी क्या डिमांड थी लड़की से? एक्सपेक्टेशन, सॉरी डिमांड गलत वर्ड हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन। देखिए, हमने तो यही तय किया था कि मेरे मम्मी पापा जिनको फाइनल कर दें वो ठीक है। और मुझे तस्वीर भेजी गई थी। मैं शादी से पहले मैंने अपनी पत्नी से, लड़की से मिला नहीं, मेरे मम्मी पापा मिले जा करके और मैंने बस फोटो देखा, तस्वीर देख के शादी की। तो अभी लगता है अच्छे पति हैं आप? ये बात तो पत्नी बताएगी। आपको क्या लगता है? एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है ना, कि लगता है कि आप खरे उतर पाते हैं हर तरीके से। आप इसमें हम एक आदर्श पिता को भी जोड़ देते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक सफल पति, सफल पिता रह पाया हूँ, क्योंकि आज तक भी जो पत्रकारिता का संघर्ष एक अलग किस्म का संघर्ष होता है। इस परिवार को समय देने में थोड़ी मुश्किल होती है और कंसंट्रेशन हमेशा घर में रह करके भी दूसरे विषयों पर होता है। घर में रहकर भी हम घर में नहीं होते, इस हाल में होते हैं। तो
मुझे लगता है कि अन्याय तो करना पड़ता है, हो जाता है। परिवार का सहयोग मिलता है पूरा? सहयोग पूरा मिलता है 100%। इस मामले में आप अपने आप को लकी महसूस करते हैं? हाँ, इस मामले में अगर सहयोग नहीं मिले तो एक पत्रकार के लिए संघर्षपूर्ण जीवन जीना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर शांति रही है, शांति बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, तो ये सुख और संतुष्टि का आधार है। तो मुझे लगता है कि परिवार का समर्थन मिलना ही एक बड़ी बात है। तो आप पुत्र कैसे रहे? मुझे लगता है कि मैंने पुत्र के तौर पर जो भी भूमिका निभाई उससे मेरे माँ पिताजी संतुष्ट हैं, तो मैं भी संतुष्ट हूँ। और उन्हें हम 2 भाई और 1 बहन हैं, तो मैं अपने माँ पिताजी का मुझे लगता है मैं सबसे प्यारा हूँ, तो इसलिए भी संतुष्ट अमूमन बीच के संतान ऐसे संतुष्ट तो होते नहीं है, तो उन्हें लगता है उन्हें कहीं ना कहीं कम प्यार मिला है। हाँ, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पिताजी को भी ये लगता है कि जो सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया, प्रकारांतर से मैंने उसको कैरी कर लिया, इसलिए भी वो संतुष्ट होंगे। हाँ, मेरी माँ मेरे पिताजी से संतुष्ट नहीं रही, क्योंकि बहुत संघर्ष और अभाव में उनको जीना पड़ा। उनके भी पिताजी ने दामाद खोजा था नौकरी वाला, वो बिना नौकरी के हो गए, और लगता है वही चीज मैं भी कैरी कर रहा हूँ। अब मैं फ्रीलांस मोड में हूँ। आप ने जो अपना जो बचपन से लेके अब तक का सफर रहा, दोस्ती कैसी रही आपकी? दोस्त हैं अभी बचपन वाले? दोस्त हैं बचपन वाले, और हाल फिलहाल में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें स्कूल के ज़माने के मेरे 16-17 मित्र जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट वाली बात है कि मैंने 16-17 मित्रों को संभाल के रखा हुआ है। दोस्तों के साथ थोड़ा दंग करते थे, बदमाशी करते थे? कोई किस्सा बताइए जो बहुत ही। बदमाशी मैंने कभी जीवन में की नहीं। मैं बहुत शांत और सही रास्ते पे चलने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला, इस तरह के बच्चे के रूप में मेरी प्रतिष्ठा थी। स्कूल में अगर कुछ होता था तो मुझे गवाह के तौर पर देखा जाता था कि ये सच बोलेगा। टीचर मुझसे पूछते थे और मैं भी ऐसे सत्य बोल देता था जिससे कि किसी को मुश्किल पड़ जाती थी। आज मुझे अफसोस होता है कि वैसा सत्य कोई किस्सा जब दोस्तों को आपने फंसा दिया हो या फिर अपने क्लासमेट को? हाँ बिल्कुल, एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे एक साथी ने गलती की, और ऐसी गलती थी, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मतलब जो शरारती वाली होती है, तो किसी लड़की के ऊपर में वो फेंक देना कागज होगा, जिस टाइप से उसने किया था। तो मैंने जितने शिक्षक आए जिस क्लास में, सबको मैंने उसकी शिकायत की और सारे शिक्षक ने उसकी पिटाई की। तो मुझे बाद में लगा, मैंने इसकी चर्चा अपने घर में अपने पिताजी से की, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुमने एक शिक्षक को कंप्लेंट कर दिया, उससे सजा मिल गई, बात खत्म हो गई, लेकिन तुमने बार बार उसको सजा दिलवाई, ये तो बहुत गलत बात है। क्यों किया था आपने ऐसा? आज भी मुझे लगता है ये बहुत गलत काम है कि एक लड़के को उसकी शिकायत करके अलग अलग शिक्षक से एक ही क्राइम के लिए बार बार सजा दिलवाई। अच्छा, जो भी टीचर क्लास में आते थे सबसे आप सबको ब्रीफ कर देते थे और सबसे उसको पनिशमेंट मिल रहा था। तो इसका अफसोस हमें आज तक है कि हमने ऐसा किया। तो उनसे बात होती है? अब उनसे अब संपर्क टूट गया है, नहीं बात होती है। अच्छा, तो ये जमशेदपुर का ही है? बिल्कुल, जमशेदपुर। आपकी जो शुरुआत हुई करियर के, पत्रकारिता से शुरू करी, आप अभी दलितों के लिए बोलते हैं, ये परिवर्तन क्यों, कैसे? देखिए, ये बेसिक बात है कि बोला किसके लिए जाए, पत्रकार किसके लिए बोले। तो जो तबका वंचित है, अभाव में जी रहा है, जो तबका मनुवादी सोच के कारण छुआछूत का शिकार है, जाति व्यवस्था का शिकार है, या जाति व्यवस्था में पीड़ित वर्ग में आता है, तो उसकी आवाज आ नहीं पाती है, तो कौन बोले। तो पत्रकार का काम है कि ऐसी आवाज आए। तो हमने तो पत्रकारिता धर्म के हिसाब से इन चीजों को देखा। मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि जो डिप्राइव्ड क्लास है उसके लिए बोला जाए।
और अगर धर्मों का सवाल आता है तो अल्पसंख्यकों के लिए बोला जाए, क्योंकि बहुसंख्यक के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुसंख्यक तो स्वयं बहुसंख्यक है, सरकार में है, हर जगह उसकी पहुंच है, तो अल्पसंख्यकों के लिए बोला जाए। जब जातिगत मामलों में आता है तो उन जातियों के लिए बोला जाए जिनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो कमजोर के लिए बोलना ही पत्रकारिता है, ऐसा मैंने माना, ऐसा मैंने किया। कहीं से इसकी प्रेरणा मिली या फिर कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ? मुझे लगता है कि लेफ्ट ओरिएंटेशन डेवलपमेंट हमारा बचपन से रहा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो इस कारण से जैसे आदिवासियों के बीच में रहना, काम करना, वो पंथा भात खा करके भी काम कर लेना, ये एक अभी लगता है कि तो संघर्ष है, लेकिन जब कर रहा था, जब तो पिताजी जहाँ जाते थे साथ में जाते थे तो उसमें संघर्ष नहीं लगता था, मुझे लगता था यही जीवन है। आज ग्राउंड पे जाना होता है, मिलते हैं लोगों से? दिल्ली में आने के बाद ये बहुत कम हो गया ग्राउंड पर जाना। ओकेजनली ही गया, जब कभी दिल्ली में आंदोलन वगैरह हो रहे थे तो उसमें मैंने उत्सुकतावश कि जाकर देखूं कि लोग किस रूप में, किस माहौल में, यानी वो भी एक तरह से पत्रकारिता ही में करता हुआ मिला और गया। लेकिन फिर भी इसको आपके प्रश्न का जस्टिफिकेशन नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। पत्रकारिता को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पत्रकारिता के बारे में एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है मृत्युंजय जी, कि पत्रकारिता क्या हो। सत्य की आवाज हो, जनहित की पत्रकारिता हो, कि सरकार के साथ चलने वाली पत्रकारिता हो, राष्ट्रवाद वाली पत्रकारिता हो, कि मानवतावाद वाली पत्रकारिता हो, ये जो कैटेगरीज हैं इसमें समझने की जरूरत है क्या हो। तो मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी जी से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने संपादकीय लिख करके इस पर विचार रखा और जिससे मैं प्रभावित हूँ। वो सत्य के ज्यादा करीब रहना और जनहित इसमें समन्वय की बात करते हैं और मुझे ये ठीक लगता है। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि हम जनता की आवाज बनेंगे। जनता की आवाज हम क्यों बनेंगे? पत्रकार क्यों बनेगा जनता की आवाज? जनता का मार्गदर्शन करेगा पत्रकार। जनता गलत बोलेगी तो उसको सही करेगा। अगर जनता मॉब लिंचिंग कर रही होगी तो पत्रकार भी मॉब लिंचिंग करेगा क्या? उसका साथ देगा क्या? उसको गलत को गलत बोलेगा। आज लोगों के बीच में आप कहिए, कोई लाइब्रेरी के लिए बात करिए और आप डांस कराने की बात करिए तो ज्यादातर लोग डांस कराने वाले बोलेंगे यही आयोजन कीजिए। तो एक समझदार व्यक्ति बहुमत के साथ क्यों चलेगा? सही के साथ चलेगा। तो ये जो कंट्रडिक्शन है, तो इसमें पत्रकार का काम मार्गदर्शन करना होना चाहिए। ये नहीं कि जनता की आवाज के अंदर राष्ट्रवादी क्यों होना चाहिए किसी पत्रकार को? अगर सारी दुनिया के लोग अपने अपने देश में पत्रकार राष्ट्रवादी हो जाएं तो कभी भी जो काले लोगों की सूची खुलासा जो दुनिया के पत्रकारों का कंसोर्टियम मिलकर करता है वो हो ही नहीं पाएगा। जब दुनिया के कैपिटलिस्ट एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए एक हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए पत्रकारों को भी ग्लोबल होना पड़ेगा। अब वो राष्ट्रवादी होंगे तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। राष्ट्रवादी होना पत्रकारिता के लिए कोई शर्त नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीयतावादी होना, मानवतावादी होना, ये पत्रकारिता की शर्त होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम पत्रकारिता में करेक्शन देखते हैं। मुझे दुख लगता है कि जब पत्रकार सरकार को देश समझ बैठते हैं, पत्रकारिता सरकार को देश समझ बैठती है और राष्ट्रवाद को अपना धर्म समझने लगती है, तो राष्ट्रवाद न पत्रकारिता का धर्म है न सरकार के लिए काम करना पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकारिता का धर्म सच और जनहित में समन्वय बनाते हुए वैश्विक सोच के साथ में मानव हित के लिए काम करना है। ये सारी चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस बोले या फिर मीडिया हाउसेस बोले, वो कहते हैं तनख्वाह कहाँ से दें? बाजार की अपनी जरूरत होती है और ये सच है कि पत्रकारिता जैसे जैसे मशीनों का पर डिपेंड होती चली गई,
यानी मशीन तो इन्वेस्टमेंट मांगता है। इन्वेस्टमेंट या पूंजी एक ऐसा शब्द है जो और कमाई पर आधारित है, धन नहीं है। पूंजी क्या है? पूंजी मतलब और पैसा कमाने के लिए जो धन उपयोग में आए वो पूंजी है। तो पत्रकारिता में अगर पूंजी लग जाएगी तो वो और कमाई का स्रोत खोजेगी। तो ये उसका ये पत्रकारिता का दुर्भाग्य है कि वो टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अखबारों में भी आकर के कलर छपे और इन सब का के गुलाम होकर, इन ज़रूरतों की गुलाम होकर के उसकी प्रायोरिटी थोड़ी शिफ्ट हुई। तो ये शिफ्ट होना पाठकों के हित में नहीं गया, ये जनता के हित में नहीं गया, ये डेमोक्रेसी के हित में नहीं गया, ये चंद कैपिटलिस्ट के हित में जा रहा है। एक समन्वय की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पत्रकार हम हैं तभी कोई पूंजीपति हमें मीडिया हाउस खोल करके खोजता है। अगर हम पत्रकार नहीं रहेंगे तो वो हमें नहीं खोजेगा। पत्रकारिता जिंदा है तभी मीडिया हाउस पत्रकारिता की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है। हम पत्रकारिता को जिंदा रखें तो करेक्शंस की संभावनाएं बनी रहेंगी। आखिरी सवाल ले रहा हूं आपसे, दो सवालों को मिला करके। एक, क्या पत्रकारिता एक प्रोफेशन है? इसमें दूसरा सवाल जो मैं ऐड कर रहा हूँ कि आज पत्रकारिता एक पढ़ाई के रूप में, जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, कई सारे चैनल्स, मीडिया हाउसेस भी ये कोर्स लेकर के आ रही हैं। तो दो सवाल ये है, दोनों सवाल मिला करके कि क्या पत्रकारिता एक प्रोफेशन है और क्या इस प्रोफेशन को पढ़ाने की जरूरत है? पत्रकारिता कोई पढ़ाई है? देखिए, मैं तो इस मत का हूँ कि पत्रकारिता प्रोफेशन है और प्रोफेशन होना बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता के उसूलों को प्रोफेशनल तरीके से पालन किया जाए, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। लोग कहते हैं कि पत्रकारिता मिशन है। मिशन तो है ही, प्रोफेशन और मिशन में कंट्रडिक्शन कहाँ है? अगर हम प्रोफेशन में हैं तो मिशन साथ में है, लेकिन मिशन का मतलब अभाव में जीना तो नहीं है। सुविधाओं के साथ पत्रकारिता करना ये प्रोफेशनलिज्म है। तो इसकी हम वकालत करते हैं कि पत्रकारों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। पत्रकारों को जो हमने इंडस्ट्री एक्ट के तहत सुविधाएं समय समय पर हमें मिली हैं सरकार से, हमारे संविधान में प्रावधान है, और वो मिल करके भी नहीं मिलती हैं तो ये गलत बात है। कम से कम जो संविधान ने मान लिया, कानून में शुमार कर लिया, उन सुविधाओं को तो दीजिए। आज तो हम मातृत्व अवकाश महिलाओं के लिए मांग रहे हैं और नाइट शिफ्ट है तो उनको छोड़ने घर पहुंचाने जैसी सुविधाएं मांग रहे हैं। ये मांगने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, ये तो स्वभाव में होना चाहिए प्रोफेशनलिज्म में। बहुत सारी चीजें, छुट्टियां होना, ग्रेच्युटी मिलना, या जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें मिलनी चाहिए, मिल के भी नहीं मिलती। हम नियमित मीडिया हाउस बदलते रहते हैं, हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मीडिया हाउस बदलने से हमारी छुट्टियां नहीं खत्म होनी चाहिए, लेकिन एक हाउस में हमारी जमा छुट्टी दूसरा हाउस ज्वाइन करते साथ खत्म हो जाती है, जबकि इसको सोचा जाना चाहिए कि हम साल भर कंटिन्यूटी में हैं। तो इस तरह की सोच डेवलप करने की जरूरत है। एक बात। जो दूसरा पहलू आपका पत्रकारिता पढ़ने की दृष्टि से है कि पत्रकार बनाया जा सकता है कि नहीं। देखिए, पत्रकारिता में जैसे तकनीकी चीजें शुमार हुई तो तकनीकी ज्ञान के साथ में श्रेष्ठ प्रदर्शन टाइमिंग के साथ में, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस के साथ में करना एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज को हम अभ्यास के साथ कर सकते हैं और साथ साथ ज्ञान के साथ कर सकते हैं। तो पत्रकारिता हमें एक की पढ़ाई हमें एक दिखाता है, दर्शन देता है, जो कम समय में हमें तैयार कर देता है। लेकिन पत्रकारिता का जो गुण है, एक पत्रकार का जो गुण है, वो गुण कोई बाहर से कितना भी पढ़ा दे पैदा नहीं होता। ये व्यक्ति में, पत्रकार में खुद में पैदा होता है, तभी वो पत्रकार बनता है। अन्यथा मशीन वाला, एक रूटीन वाला, एक कर्मचारी बनके, पत्रकार कर्मचारी टाइप से एक होता है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो पत्रकारिता को एक कर्मचारी की भूमिका में नौकरी करते हैं और निभाते हैं। तो वो पत्रकार वास्तव में पत्रकार नहीं है। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं आपका। एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा जो चैनल है एम टॉकिंग, इसके लिए हमारे व्यूअर्स से एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें।
बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद कि आपने अच्छे से बहुत गंभीर सवालों को सामने में रखा, और उन सवालों के कारण ही हम दर्शकों के सामने अपने अनुभव के साथ, अपने ज्ञान के साथ जो कुछ भी शेयर कर सके, उसमें आपकी भूमिका अच्छी रही। मैं प्रशंसा करता हूँ आपकी। धन्यवाद और एम टॉकिंग एक ऐसी पहल है जो मुझे उत्साह, ऊर्जा और उम्मीद से भरी हुई लगती है। मेरी तमाम शुभकामनाएं एम टॉकिंग के साथ हैं, और आप दर्शकों से भी गुजारिश करता हूं कि एम टॉकिंग को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप शेयर भी करिए, और जो बेल का बटन दबाने वाली बात होती है वो भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।